एक गंभीर बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही सुमित्रा के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद सुमित्रा ने फूलों की माला बनाने का काम शुरू किया और अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। सीमा बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो माला बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दे। कल सोमवार है तो माला बनाने का काम थोड़ा ज्यादा होता है। माँ, तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला है। फिर मैं माला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना काम आराम से कर ले, फिर मेरी मदद कर दियो। थोड़ी देर बाद सीमा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता भी अपने ऑफिस से घर आ जाती है और सुमित्रा की दोनों बेटियां मिलकर सुमित्रा के साथ सारी मालाओं का बनाने का काम पूरा करवा देती हैं। तुम दोनों मदद नहीं करती तो सुबह तक भी ये माला बनाने का काम पूरा ना होता। तुम दोनों को भूख लगी होगी तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम सुबह से माला बना रही हो। तुम बैठो, आज का खाना मैं बना लेती हूँ। हाँ माँ, तुम आराम करो। मैं और दीदी मिलकर खाना बनाकर ले आते हैं। कितनी अच्छी बेटियां दी हैं भगवान ने मुझे, लेकिन कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तब तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। नहीं दीदी, माँ को तो मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, तो वो मेरे साथ ही रहेंगी। ऐसे ही उन तीनों के बीच हंसी मजाक से प्यार बना रहता है और सीमा और सरिता मिलकर खाना बनाकर ले आती हैं और अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। तभी एक दिन सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता उससे कहती है, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुभाष मेरे ऑफिस में मैनेजर हैं। मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं सुभाष के परिवार को तुमसे मिलने के लिए अपने घर बुला लूं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा, अगर तू उस लड़के से शादी करना चाहती है तो ठीक है, अगले हफ्ते उनको घर बुला ले, मैं भी उस लड़के से मिल लूंगी। अब अगले हफ्ते सुभाष और उसके घर वाले सरिता के घर आते हैं और दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी भी दे देते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुभाष के साथ सरिता की शादी हो जाती है। सरिता शादी के अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सुभाष के साथ अपने घर आती है। माँ, मैं तुम्हें और सीमा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। अभी सीमा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और तुम भी कब तक माला बनाने का काम करोगी? सुभाष के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ, तो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सरिता की बात सुनकर सुभाष उसे बहाने से हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में ले जाता है। यह सब क्या बकवास है सरिता। जब तुम्हारी माँ का अपना घर है तो वो हमारे घर में क्यों रहेंगी? और ऊपर से तुम अपनी बहन को भी मेरे घर में ही रखोगी? ये तुम क्या कह रहे हो सुभाष? ये सब तो मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही बताया था। और वैसे भी जब छोटी नौकरी करने लग जाएगी तो वो घर संभालने के लायक हो जाएगी। उसके बाद माँ और छोटी यहाँ आराम से रह लेंगे। बस 1 साल की ही तो बात है। मैं अपनी माँ और बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और इन दोनों को संभालो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही इस बहस को सुमित्रा और सीमा सुन लेती हैं और जब सुभाष और सरिता बाहर आते हैं तो सुमित्रा उनसे कहती है, बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में रुकना पाप है, इसीलिए हम तुम्हारे घर नहीं रह सकते। और रही बात खर्चे की तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं और सीमा मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और अगले साल तो सीमा की नौकरी भी लग जाएगी, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। बाकी तुम्हें जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने चले आना। लेकिन माँ, अरे क्या सरिता, अब तुम माँ की बात भी टालोगी क्या? अगर माँ को यहीं रहना है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करो। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब वे दोनों वहां से चले जाते हैं।
तभी सुमित्रा की छोटी बेटी सीमा उससे कहती है, माँ, शादी के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है। मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो तुम्हें मेरे साथ न रहने दे। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची, तू इतनी चिंता मत कर। अभी पहले तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तू उस पर ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी। फिर तुम्हें ये माला बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और सीमा की ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से कंप्लीट हो जाती है और उसके तुरंत बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है और उसे भी अपने ऑफिस के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो भी सरिता की तरह एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। चलो माँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं और अशोक तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। मैं इस तरह से तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अब सीमा अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ दिन बाद सीमा का पति और सास बार बार उसे अपनी माँ को उनके घर पर छोड़कर आने के लिए कहने लगते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ थोड़े बहुत दिन यहाँ रहेंगी, लेकिन ये तो यहीं आकर बस गई। मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ, इन्हें इनके घर पर जाकर छोड़ आओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अशोक? जिस माँ ने बचपन से मुझे पाला पोसा, उसके बुढ़ापे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपनी माँ को यहीं पर रखूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। तुम मेरी बात जरा कान खोल कर सुनो। ये घर तुमने मुझे दहेज में नहीं दिया है। मेरा घर है यह, और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं इस घर में रखना चाहूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी माँ की सेवा करने का, तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। सुमित्रा छिपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सबसे अलविदा लेकर अपना सामान पैक करके वहां से लौटकर अपने घर आ जाती है। लेकिन सीमा को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह हर महीने अपनी माँ से मिलने के बहाने आती और उन्हें महीने भर का खर्चा दे आती। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी देखभाल के लिए सीमा अपना सामान पैक करके अपनी माँ के पास रहने के लिए आने लगी। तभी अशोक ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो ये इतना बड़ा बैग पैक करके? मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए कुछ दिन उनके पास ही रुकूंगी। अच्छा, और मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर आप हैं, इतने सारे नौकर चाकर भी हैं। देखो, तुम्हें अपनी माँ के घर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे मिलकर आना है तो मिल आओ। जाओ, और शाम को घर आ जाना। क्या मतलब है आपका? यहाँ मेरी माँ बीमार है और मैं बस उनका हाल चाल पूछकर वापस आ जाऊं? उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है। अब चाहे आप हाँ करो या ना करो, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। बहुत सुन ली मैंने आपकी बेफजूल की बातें। जैसे आपको अपनी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ, और जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। यह सब देखकर सीमा अपनी माँ के घर आ जाती है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर अपनी माँ को समय पर दवाइयाँ देती है। लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन सरिता पर बहुत गुस्सा आता है। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएंगी। जब से उनकी शादी हुई है, उन्होंने तो हमारी ओर झांक कर भी नहीं देखा। हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मेरी शादी में भी बस एक ही दिन के लिए आई थी। पता नहीं था कि एक अमीर लड़के से शादी करके दीदी इतना बदल जाएंगी। बेटा, मेरी सरिता ऐसी नहीं थी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना वे हमसे मिलने, हमारा हाल चाल पूछने जरूर आती। तू एक बार उसके ससुराल जाकर उससे मिल आ, मेरे भी कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अपनी माँ के कहने पर सीमा अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके ससुराल जाती है। तभी वह देखती है कि सरिता का शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गया है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। दीदी, आप
आपको क्या हुआ? आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? और आप कभी मुझसे या माँ से बात क्यों नहीं करती और ना ही कभी हमसे मिलने आती हो? सीमा, अच्छा हुआ तू आज मुझसे मिलने आ गई। ना तो आज मेरी सास घर पर है और सुभाष भी बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गए हैं। भगवान ने बहुत सही दिन पर तुझे मेरे पास भेजा है। ऐसी क्या बात है दीदी, बताइए। मुझे लगा था कि पैसों के साथ साथ ये लोग दिल के भी बहुत अमीर होंगे, लेकिन शादी होने के बाद मुझे पता चला कि सुभाष की पहले भी एक पत्नी थी जिनसे उनका तलाक हो गया था, क्योंकि सुभाष शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता था। मैं नहीं जानती थी कि सुभाष ऐसा है। मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करती। शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसने मेरे साथ भी वही बर्ताव चालू कर दिया और मेरी सास भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है। और अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो वो दोनों मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और तो और मुझे घर से बाहर जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं छोड़ते, और ना ही मेरे पास कोई फोन है जिससे मैं किसी से बात कर सकूं। तू मुझे अपने साथ यहाँ से ले चल, मैं इस नर्क में अब और नहीं रहना चाहती। सरिता की बातें सुनकर सीमा की आंखों में पानी आ जाता है और वह उसे वहां से लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने पति के पास तलाक के कागज भेज देती है और उससे तलाक लेकर खुद नौकरी कर कर अपनी माँ का ध्यान रखती है। सीमा भी उन दोनों के साथ ही रहती है। तभी कुछ दिनों बाद सीमा के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीमा को लेने उसके घर आ जाता है। अपने सासू माँ से अपने बुरे व्यवहार के लिए वह माफी मांगता है और हर महीने उनके पास खर्चे के कुछ पैसे भी भेज देता है। समय समय पर सीमा भी अपनी माँ और बड़ी बहन सरिता से मिलने के लिए आती रहती थी। कुछ महीने बाद सरिता की शादी नीरज नाम के एक अच्छे से लड़के से हो जाती है, जो सरिता के साथ साथ उसकी माँ का भी अच्छे से ध्यान रखता था।